गवानीन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थायमीन में डबल बॉन्ड होता है। लेकिन ये क्या, मैंने सिर्फ 4 लिखी हैं, तो क्या यूरासिल को नहीं लिखना? टोटल 574 अमाइनो एसिड मौजूद थे हीमोग्लोबिन के अंदर। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर एक जगह पर चेंजिंग आती है। वेलिन और ग्लूटामिक एसिड एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। हमारा ये जो आईलिड है, हमारी जो आंख है, इसमें फ्रिक्शन को कम करता है। तो प्रोटेक्शन, कैसे प्रोटेक्शन हो रही है? एक तो सिंपली हमने कहा टीयर्स के जरिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हम सारी डेफिनेशंस को कवर करेंगे और जो लॉन्ग आते होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में कैसे अटेम्प्ट करने हैं सारा बता दिया जाएगा। लेक्चर को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुनिएगा। पहली डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायो और केमिस्ट्री को अगर मिक्स कर दिया जाए ना तो इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायो के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे पहले लेक्चर में हमने कवर किया उसको। अगर आपने उसको नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा। बायो कहते हैं लाइफ को, और केमिस्ट्री से मुराद क्या है, इसके लिए मैं सहारा लूँगा आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। देखिए जी, ब्रांच कोई भी हो साइंस की, उसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप मैटर की क्या पढ़ रहे हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, मैटर के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, मैटर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और मैटर की कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि ये क्या है, दैट इज़ केमिस्ट्री। और अगर लाइफ के अंदर मौजूद चीज़ों की आप प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन पढ़ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। सिंपली दिस ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसमें आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बारे में पढ़ना है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है आज इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। वन बाय वन हम इसे डिटेल से देखेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अगर ये एक जानदार है, ये एक जिंदा चीज़ है, तो जिंदा चीज़ के अंदर हर वक्त रिएक्शन हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल में बदल रहे होते हैं। ये जितने भी रिएक्शन होते हैं इन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, दिस इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म सिंपली है कलेक्शन ऑफ द ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैंने बातों बातों में आपको बताया इस रिएक्शन में कुछ बड़ी चीजें टूटकर छोटी चीजें बनाती हैं और कुछ छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजों को भी बना सकती हैं। असल में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया है आपका लाहौर बोर्ड का, और वो क्या है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, ठीक है, जिसको स्पेलिंग कवर कर लीजिएगा, BOLISM, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में सिंपली क्या होता है, कैटा का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। अगर आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जनरेट करवा रहे हो तो इसको कहते हैं हम क्या, कैटाबॉलिज्म। अच्छा, जब मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है ना, इसमें साथ में एनर्जी निकलती है। तो एमसीक्यूज के तौर पर अगर पूछा जाए कि दिस इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस और एब्जॉर्बिंग, तो आपने बताना है ये क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इसका उल्टा अगर कर लें, हम इसके ऑपोजिट एंगल पे देखें तो हमारे पास एनाबॉलिज्म आता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं और मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इनको आपस में मिलाने के लिए योर सेल, योर बॉडी हैव टू गिव द एनर्जी। सो दिस इज एनर्जी कंजर्विंग और एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम सीधा चलते हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और वो है वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, वाटर के बारे में कौन नहीं जानता? वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ एज वेल एज बायोमोलिक्यूल। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ऑन एवरेज जिंदा चीजों के अंदर 65 to 89% क्या मौजूद होता है, वाटर होता है। और आपके ब्रेन के अंदर 85% क्या है, वाटर है। तो कोई टीचर पूछ लेता ना, दिमाग में घास भूस भरी हुई है, तो नहीं बता देना कितना 80% वाटर मौजूद है, ठीक है जी। और हम टफेस्ट चीज जिसको मानते हैं वो है हमारी बोन्स, और बोन्स के अंदर भी कितना पानी होता है, 20% पानी होता है। अच्छा, ये मीडियम ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का मीडियम है। मीडियम उस चीज को कहते हैं जिस पे ऊपर दूसरी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। जैसे एयर एक मीडियम है, किसके लिए, रेडियो वेव्स के लिए।
तो क्योंकि लाइफ के ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन, जितने रिएक्शन हैं इस वाटर की मौजूदगी में होते हैं, और जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे इस मीडियम के अंदर आमतौर पर एक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मीडियम ऑफ लाइफ। हाँ, ये रॉ मटेरियल भी है। किसका रॉ मटेरियल है? काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस का। फॉर एग्जाम्पल हम फोटोसिंथेसिस की ही बात कर लें, जिस पर ये पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट है, पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, उसके अंदर भी अगर वाटर आता है तो ये रिएक्शन सक्सेसफुल होकर C6H12O6, और उसके साथ साथ ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन, जिस पे आप क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हम वन बाय वन अब वाटर की प्रॉपर्टीज को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसमें आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके मुतालिक सबसे पहले बात की जाती है, दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्वेंट। लेट मी टेल यू व्हाट इज सॉल्वेंट। अगर आप घर में गर्मी की वजह से शिकंजबीन बना रहे हैं, यानी नींबू पानी जिसको आप कहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप एक अदद गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर आप लेते हैं पानी, और पानी के अंदर आप डाल देते हैं क्या? लेट्स सपोज नमक भी डाल देते हैं और ग्लूकोज भी डाल देते हैं। मैं नमक तक रहता हूं क्योंकि ये मेरे टॉपिक को कवर करेगा। नमक कम मिकदार में है और पानी ज्यादा मिकदार में है। जो चीज ज्यादा मिकदार में हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और इस दोनों का कॉम्बो यानी कॉम्बिनेशन कहलाता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो चीज है जो सोल्यूशन में ज्यादा होती है, तो आमतौर पर ये जितने भी सोल्यूशन हैं उनमें ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे काफी सारी बातें हैं। पहले वाटर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। वाटर का स्ट्रक्चर एक डाईपोलर स्ट्रक्चर है। ये डाईपोल है। यहां पर आपको बेसिक चीज पता होना जरूरी है कि डाईपोल क्या होता है। ऐसी चीज जिस पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है उसे आप डाईपोल कहते हैं। इसके पास पॉजिटिव एंड भी होता है, नेगेटिव एंड भी होता है। जिंदगी का असूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, और केमिस्ट्री का भी यही है कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों के साथ वाबस्ता रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह जितनी पोलर चीजें हैं वो इसमें हल हो जाएंगी, और आयनिक चीजें हालांकि वो ऑर्गेनिक नहीं है वो भी इसमें हल हो जाती हैं। कैसे? लेट्स सपोज आपने इसके अंदर NaCl डाला है, जिसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे आप कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। होता क्या है पानी के, अब आपसे लोअर बोर्ड या व्हाटएवर योर बोर्ड इज, उसमें सवाल पूछा जाता है कि आयनिक चीजें पानी के अंदर कैसे हल होती हैं। तो इसमें सिंपली आपने बताना होता है कि पानी का जो पॉजिटिव एंड है, पानी का पॉजिटिव सिरा जिसको आप कहते हैं, वो नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और पानी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट को आयनिक चीज के अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और वैसे तो वाटर डाईपोल है, ये एक आयनिक चीज है। इनमें फोर्स जो बनी है उसे आयन डाईपोल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि वाटर के अंदर जब नमक हल होता है उस दौरान कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, तो उसे आप कहते हैं आयन डाईपोल फोर्सेस। और यूं ये इसको सेपरेट करके अपने अंदर क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं। हाँ, जरूरी नहीं इसके अंदर हर चीज हल हो जाए, कुछ चीजें इसके अंदर हल नहीं होती, और आमतौर पर वो कौन सी चीजें होती हैं? दैट आर नॉन पोलर। अच्छा, इनके ना हल होने का भी एक फायदा है। ये मेरी मेम्ब्रेन, लेट्स सपोज प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ साथ मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। ये पानी में कभी हल नहीं होते, ये पानी में नहीं हल होते, इसी वजह से हमारी बॉडी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो नॉन पोलर चीजें जितनी भी हैं वो फिर किस काम आती हैं? स्ट्रक्चर बनाने के काम आती हैं। ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। आगे चलते हैं वाटर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट को बर्दाश्त करने की ताकत, कि इसमें कितनी हीट कैपेसिटी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि पानी के अंदर पत्थर से भी 6 गुना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। आपकी बुक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले इसकी हीट कैपेसिटी कितनी ज्यादा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। लेट्स सपोज यू हैव वाटर, और ये वाटर कितना है? 1 ग्राम है, और इस 1 ग्राम वाटर का इस वक्त जो टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। आप इसके नीचे कैंडल रखते, ठीक है जी। कैंडल क्यों रखी है? ताकि हम इसको हीट प्रोवाइड करें। इसको अब हीट मिल रही है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर
बढ़ जाएगा और बढ़कर 15 से कितना हो जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखें, पानी कितना है 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, आपने हीट दी है और हीट देके आपने उसको कितना कर दिया है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वैसे क्या है कि आपने हीट प्रोवाइड की है, 15 से टेम्परेचर कितना हो गया 16, यानी कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 1 डिग्री सेल्सियस से आप कहते हैं हीट कैपेसिटी। फिर आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात करें हम, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज वेपराइजेशन। वेरी सिंपल, वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन के अंदर आपके पास वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में आमतौर पर हमें मिलता है। अगर आप इसे गर्म कर दें या वैसे ही धूप में, ये बदल जाता है अपने वेपर्स के अंदर। इस अमल को कहते हैं वेपराइजेशन। बट हम इसे इस वक्त क्यों पढ़ रहे हैं? देखें, जब भी कभी वेपराइजेशन होती है ना, दिस प्रोड्यूसेस कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट। प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है तो वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है, अगर हम में स्वेटिंग होती है तो वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है। तो ये ऐसी बात है क्या? असल में अगर आपके पास 1000 ml वाटर है, इसमें से 2 ml अगर वेपराइज हो जाए यानी कि हवा में उड़ जाए तो आपके पास 998 ml बचेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना बचेगा, हर 2 ml के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो। ओके, फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेरी सिंपल, 1 ग्राम पानी अपने गिलास में लेना है, उसको हीट करना है, मुकम्मल वेपर्स में बदलना है, जितनी एनर्जी चाहिए वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, दैट इज 574। कितनी होती है वो? 574 होती है 1 ग्राम पानी को बदलने के लिए मुकम्मल वेपर्स के अंदर। उसके बाद पानी की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो है आयोनाइजेशन। पानी आयन बनाता है, लेकिन ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है? ये ज्यादा, देखें इलेक्ट्रोलाइट हम चीजों को 3 लिहाज से कंसिडर करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं या वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट होती हैं तो या तो वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वीक होती हैं। असल में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जो मेन बात है वो ये है, इलेक्ट्रोलाइट उस चीज़ को कहते हैं जो अपने आयन बना के अपने अंदर से करंट को कंडक्ट करती है। अब जो ज़्यादा आयन बनाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कम बनाए वो वीक होता है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो, जो पानी है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत कम आयोनाइज होता है और ये HNOH नेगेटिव आयन बनाता है। इसकी मिकदार कितनी होती है? 10⁻⁻14, दोनों की और 10⁻⁻7। अब इस आयनाइजेशन का फायदा क्या है? बायोलॉजी के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस अपनी खास पीएच पर काम करते हैं। पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिडिक और बेसिक मीडियम में काम करते हैं। जिस्म के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करने के लिए इन 2 आयंस का बहुत ज्यादा क्या है, रोल है। उसके बाद लेस, अगर बात करें हम इसके बाद सिंपली कि पानी का और क्या फायदा है, तो प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा रोल है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? आपको पता है जब हम रोते हैं तो हमें आंसू आते हैं, कॉमन बात है, टीयर्स आते हैं। इस टीयर्स का फायदा है, फायदा ये है कि हमारा ये जो आईलिड है, हमारी जो आंख है, इसमें फ्रिक्शन को कम करता है। तो प्रोटेक्शन, कैसे प्रोटेक्शन हो रही है? एक तो सिंपली हमने कहा टीयर्स के जरिए, दूसरी प्रोटेक्शन हमारे ऑर्गन्स की हो रही है। असल में जो वाटर है ये हमें कुशन लाइक फील देता है हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन। पेरिकार्डियम फ्लूइड का आपने सुना होगा, जो हार्ट के गिर्द एक थैला है, पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें फ्लूइड होता है, वो वाटरी फ्लूइड होता है और वो क्या करता है, सडन शॉक या ट्रामा से हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और वो क्या आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन प्रोटेक्शन। तो सिंपली ये प्रोटेक्ट कैसे करता है? एक तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, दूसरा सडन शॉक से हमें ये क्या करता है, बचाता है। बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, जो एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का। पॉलीमर का मतलब पहले समझ लें, दीवार ईंटों की बनी होती है, तो एक पूरी दीवार पॉलीमर कहलाएगी और उसमें जो ईंटें हैं वो मोनोमर कहलाएंगी। यानी अमीनो एसिड मोनोमर कहलाएगा, प्रोटीन्स कहलाएंगी पॉलीमर।
तो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये आपने कर लेना है। डियर स्टूडेंट, हम सर से लेकर पांव तक प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल भी अदा करती हैं, फंक्शनल भी अदा करती हैं। ये मेरी बॉडी ये प्रोटीन की बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर बना रही है। फंक्शनल रोल क्या है? सारे एंजाइम प्रोटीन के 50% ड्राई वेट, यानी सेल के अंदर पानी निकाल दो, 50% जो बचता है वो क्या है? प्रोटीन होती है। डियर स्टूडेंट, हमारे अंदर हार्मोन्स जो कि कोऑर्डिनेशन का जरिया है वो भी किसके बने हुए हैं? प्रोटीन। एंटीबॉडी प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें किसकी बनी हुई हैं? प्रोटीन्स की बनी हुई है। इवन के चोट लगने के बाद जो नेचुरल सनी प्लास बनता है ना, वो भी किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, आपके सामने है, ड्रा करना सीख लेना आपने। आइए देखते हैं कैसे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। सो हैव अ लुक। ये मैं बना रहा हूं आपके सामने दूसरा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके एक तरफ ये एसिडिक ग्रुप मौजूद होता है और दूसरी तरफ उसके पास मौजूद होता है अमाइन ग्रुप। डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है यहां से पानी निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर यहां से निकल जाएगा आपके पास ये C और N में बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप कहते हैं डाई पेप्टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डाई पेप्टाइड किस तरह का बॉन्ड होता है। ये R देख रहे हैं आप, R ये फंक्शनल ग्रुप होता है। एक 175 अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें से 25 प्रोटीन बनाते हैं। उन 25 में से भी 20 कॉमन होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 20 अमाइनो एसिड, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अपनी बातें करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक को लेकर चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक अमाइनो एसिड है, इस R की जगह H लग जाए उसे कहते हैं ग्लाइसिन, और इस R की जगह CH3 हो तो उसे आप कहते हैं एलानीन। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लाइसल एलानीन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चे परेशान हो जाते हैं ग्लाइसल एलानीन क्या है, तो यही है, अगर ग्लाइसिन और एलानीन में क्या होता है? आपका बॉन्ड बनता है। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाइब्रस भी होता है, दूसरा ग्लोबुलर भी होता है, वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। एफ सेंगर वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ा। प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अमाइनो एसिड एक सीधी सीधी लाइन में अरेंज हो जाए और एक लंबी सी चेन बना दें। डियर स्टूडेंट, अब याद रखिएगा 2 चीजें, प्राइमरी स्ट्रक्चर या कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, नंबर, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बहुत ही एहतियात से लगाना होता है। नंबर चेंज हो जाए, सीक्वेंस चेंज हो जाए, प्रोटीन नकारा, बेकार। ओके, एफ सेंगर ने इंसुलिन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया। इसने कहा इसके अंदर एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा के अंदर 30, टोटल 51 होते हैं। फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर टोटल 4 चेन बताई गई, 2 अल्फा थी और 2 थी बीटा। अल्फा चेन के अंदर 141, 141, 141 और 146, 146, टोटल 574 अमाइनो एसिड मौजूद थे हीमोग्लोबिन के अंदर। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर एक जगह पर चेंजिंग आती है, वेलिन और ग्लूटामिक एसिड एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने वाली प्रोटीन है, प्रोटीन कैरियर भी होते हैं, तो ये अपना काम फिर परफॉर्म नहीं कर सकेगी, और जब ये अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेगी अल्टीमेटली ह्यूमन क्या करेगा? डाई करेगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड की तो आपको समझ आ गई है। पेप्टाइड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाए तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बनता है? एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड को ट्रैक करता है। या तो ये अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं या ये बीटा प्लेटेड शीट्स बना लेते हैं। अल्फा हेलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 3.6 अमाइनो एसिड एक टर्न में मौजूद होते हैं, 1 2 3। तीसरे वाला यूं, एक टर्न के अंदर टोटल 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे पर लिपटते हैं और लिपट कर 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी में क्या होता है? पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ यहां पर
डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन जाता है, 2 सल्फर वाला बॉन्ड, ये अमीनो एसिड के दरमियान बनता है, और उसके साथ साथ आयनिक बॉन्ड भी बन जाता है। पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन डाइसल्फाइड और साथ में क्या आ जाता है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड। याद रखिएगा आप, कुछ प्रोटीन्स पानी में हल होती हैं, कुछ अमीनो एसिड पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और कुछ नहीं होते, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक पानी से दूर भागकर अंदर की तरफ चले जाते हैं, हाइड्रोफिलिक बाहर रहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब पानी में डाला जाए तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, एक टर्शरी और दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर जब हम आपस में अट्रैक्शन करने लग जाते हैं, किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन की वजह से ये किस में हो जाते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। एफ मिशर साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, एक पस सेल लिया। आमतौर पर जिस्म पर दाना निकलता है, उसमें पस पड़ जाती है, तो उसने वो सेल से क्या किया, उसका न्यूक्लियस का मटेरियल रिमूव किया, और जब उसके न्यूक्लियस से जो मटेरियल निकाला हुआ था उसको पीएच पेपर के साथ चेक किया, तो पता चला उसकी नेचर तो एसिडिक नेचर है। निकला वो कहाँ से था, न्यूक्लियस से, और था वो किस नेचर का, एसिडिक नेचर का। इसलिए उसको नाम दे दिया गया कि दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाई न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो आपने बताना है ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल, therefore this is called as what, nucleic acid। अब जब इसकी मजीद स्टडी की गई तो पता चला ये तो एक पॉलीमर है, और ये पॉलीमर किसका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी भी आपको पॉलीमर के बारे में। तो ये पॉलीमर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं, वो परेशानी वाली बात नहीं है। पॉलीमर हमने भी पढ़ा कि पॉलीमर कहते हैं जो मोनोमर से मिलकर बना हो, जैसे दीवार एक पॉलीमर है और मोनोमर उसमें मौजूद है ईंटें। अच्छा, तो ये पॉलीमर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। और यहाँ पर आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके 3 कंपोनेंट होना लाजमी। एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा एक राइबो शुगर, और थर्ड वन फॉस्फोरिक एसिड से आने वाला फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 कंपोनेंट अगर इकट्ठे मौजूद है, इसे आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड की जगह वर्ड आ जाता है न्यूक्लियोसाइड, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, सिंपली अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को इंक्लूड ना करें, सिर्फ इतनी बात करें कि नाइट्रोजनस बेस, और इस नाइट्रोजनस बेस के साथ आपने ऐड करनी है राइबो शुगर। तो इन दोनों को इकट्ठे क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट आते हैं, न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास क्या आता है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और राइबो शुगर, एक 5 कॉर्नर्ड शुगर। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होती है इसकी तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए से क्या मुराद है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन करें तो हमें पता चलेगा ये जो दूसरे नंबर पर कार्बन मौजूद है, अगर यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद हो तो उसके कंपैरिजन में देखा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप मौजूद है, H ग्रुप मौजूद है। तो मैं कह सकता हूं ये वाला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन रख रहा है, लेकिन अगर यहां पर OH की जगह खाली H आ जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीजन निकली हुई है, डीऑक्सी। इसी वजह से डीएनए के अंदर क्योंकि ये ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, कहां पर, दूसरे कार्बन पर, इसलिए हम इसे कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को आप कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इनके डिफरेंस में से है। अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये सिंगल। इसमें डीऑक्सी शुगर पाई जाती है, इसमें सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता। डीएनए ऑलमोस्ट ज़्यादातर मौजूद होता है सेल के न्यूक्लियस में, आरएनए थ्रू आउट द सेल मौजूद होता है। ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है और आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर उसकी प्रोसेसिंग करता है। अब आते हैं दोबारा अपने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की तरफ। मैंने कहा इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस में 2 तरह हमारे पास आती हैं, एक प्यूरीन्स और एक पायरिमिडीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा जिनका नाम छोटा है ना उनका स्ट्रक्चर बड़ा है, इससे मुराद क्या है,
इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर रखती हैं। अच्छा, इनमें से नाइट्रोजनस बेस आती कौन कौन सी है? एक आती है हमारे पास एडेनिन और एक आती है हमारे पास ग्वानिन। फिर हमारे पास आते हैं पायरिमिडीन्स। इसमें हमारे पास 3 नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं, जिसमें हमारे पास है थायामीन है, साइटोसिन है, अलोंग विद दिस इज यूरेसिल। ठीक है। अच्छा, इनको इस अरेंजमेंट में लिखने का फायदा क्या है? आप इसको बआसानी याद कर सकते हैं। आज तक या आज तक, तक बिस्किट तो खाया होगा आपने ना, तो आज तक। ठीक है, ये जो आज है ये प्यूरीन्स है और टक यहां पर क्या है? पायरिमिडीन्स। अच्छा, इनकी बॉन्डिंग भी बड़ी आप आसानी से याद कर सकते हैं। एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट GC। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थायामीन में डबल बॉन्ड होता है। लेकिन ये क्या, मैंने सिर्फ 4 लिखी हैं, तो क्या यूरासिल को नहीं लिखना? हाँ, अगर आपने यूरासिल को लिखना है तो थायामीन को नहीं लिखना, थायामीन को लिखना है तो यूरासिल को नहीं लिखना। एक्चुअली RNA के अंदर थायामीन नहीं होती, वहां पर क्या होती है? यूरासिल होती है। तो जहां जहां A में 60 आता है वहां पर फिर आप RNA में क्या लगा रहे होते हैं? यूरासिल लगा रहे होते हैं, थायामीन आप लगा ही नहीं रहे होते। अच्छा, ये आपस में मिलते कैसे हैं? एस्टर बॉन्ड की मदद से ये आपस में लिंक करते हैं, जुड़ जाते हैं। ये आपके सामने एक डाइन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाया हुआ है। इसमें क्या है? हमारे पास इतना हिस्सा रिप्रेजेंट करता है एक न्यूक्लियोटाइड को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, और ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, बॉन्डिंग देख लें किधर किधर हो रही है। ये कार्बन नंबर 5 है और ऊपर वाले का हमारे पास आमतौर पर जो कार्बन नंबर होता है वो क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, और ये 5 to 3 एंडिंग के साथ हमारे पास बॉन्डिंग चल रही होती है, और एक तरफ हमारे पास 3 एंड आता है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है? 5 एंड आता है। तो सिंपली हमारे पास ये था न्यूक्लिक एसिड। डिस्कवरी में आपने बताना है एसिडिक नेचर का होता है, टाइप्स में बताना है DNA RNA का होता है, पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड होते क्या है? अच्छा, सबसे जो एक अच्छा तरीन न्यूक्लियोटाइड है वो कौन है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सिंपली आप इसको ड्रा कर लें। ये हमारे पास है, यहाँ पर इसके नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पर इसके 3 फॉस्फोरस अटैच होते हैं। तो हम इसको कहते हैं ये कौन सा है? सिंपली दिस इज अ 3 फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड एंड दैट इज ATP।